जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 28 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारतीय वायुसेना के किस स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया है लेह में। तो लेह जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और वहीं पर इस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी सौर ऊर्जा परियोजना है ये भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1.5 मेगावाट। तो लेह स्टेशन जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक स्टेशन है लद्दाख में, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पश्चिमी वायु कमान है इसके कमांडर इन चीफ एयर मार्शल BR चौधरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। तो इसके हमारे मंत्री हैं RK सिंह। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मंत्रालय है इसके द्वारा रक्षा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 300 मेगावाट के सौर परियोजना की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इतनी क्षमता के जो हमारे सौर ऊर्जा के प्लांट हैं उनकी स्थापना की जाएगी रक्षा क्षेत्रों में। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में याद रखना है। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे KV गुरुजी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चाहे कोई भी वीडियो मिस कर दें लेकिन डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आप जरूर देखा करें। हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं से पूछे गए हैं तो वह आपको मेरे ही वीडियो से मिलेंगे। इसीलिए डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो आपको जरूर देखने हैं और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको नोट्स भी बनाने होंगे, तभी आप करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी भ्रष्टाचार बैरोमीटर सूचकांक जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, तो इसमें एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन रहा? तो जाहिर सी बात है सबसे भ्रष्ट देश रहा है हमारा प्यारा भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। अब इस रिपोर्ट से भी आपको 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत इसमें रहा है शीर्ष पर। रिपोर्ट जारी किसने किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और कुल मिलाकर के एशिया के 17 देश थे जहां पर एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कराया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और उसी के आधार पर वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर के 5वें संस्करण की जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑनलाइन सर्वे में मुख्य रूप से लोगों से सवाल पूछे गए और भारत में प्रत्येक 100 में से 39 लोगों ने ये माना कि उन्होंने अपने काम को करवाने के लिए कहीं ना कहीं पर रिश्वत दी है। तो 37% के साथ में कंबोडिया दूसरे स्थान पर रहा, 39 के साथ में हमारा देश पहले स्थान पर रहा और 30% के साथ में इंडोनेशिया यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। 2 हमारे देश ऐसे हैं एशिया के, एक है मालदीव, दूसरा है जापान, जिनके यहाँ पर भ्रष्टाचार मात्र रहा है 2%, यानी कि प्रत्येक 100 में से मात्र 2 लोगों ने इस बात को कबूला कि उन्होंने कभी अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दिया हुआ है। और इस रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी रिपोर्ट रही वह मुख्य रूप से ब्राइवरी और जुगाड़ के ऊपर आधारित रही। जुगाड़ का मतलब क्या है? तो जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपको किसी भी विभाग में कोई काम करवाना होता है तो आप खोजते हैं कि कोई पहचान वाला मिल जाए। तो पहचान वाला अगर मिल जाता है तो उस स्थिति में आपका जो काम है वह जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को काउंट किया गया है कि क्या आपने अपना काम करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई रिश्वत दिया है या फिर आपने उस काम को करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई जुगाड़ लगवाया था। तो इसी के ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया। बाकी अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में और अध्यक्ष इसके हैं पीटर आइगेन। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्या नाम है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और जो अभी रिपोर्ट 2020 में आई थी उसमें हमारे देश का स्थान था 80वां। कौन से स्थान पे था? हमारा देश था 80वें स्थान पे, और हमारे देश के साथ साथ चीन भी यहाँ पर 80वें स्थान पे रहा था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 17 देशों के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई है इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगर पाकिस्तान शामिल होता तो संभव यह भी था कि पाकिस्तान हमसे ऊपर होता। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने 5 राज्यों में हनी एफपीओ प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है? तो इसे लॉन्च किया हमारे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो जो भी हमारे शहद के उत्पादक होते हैं, यानी कि जो भी हमारे शहद का उत्पादन करने वाले किसान हैं, उन सभी का जो शहद है उसकी अच्छे से ब्रांडिंग की जा सके और उन्हें विदेशी बाजारों में पहुंचाया जा सके, इसी के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है किसने? नाफेड ने। नाफेड का मतलब क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कृषि मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये जो स्कीम है यानी कि ये जो हनी एफपीओ प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज। अगर आपको याद हो तो लगभग 2 से 3 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हम लोग पूरे देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, और इनका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी हमारे किसान होते हैं उनकी खेती में मदद करना, जिससे वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो 5 राज्यों में लॉन्च किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हमारा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में है आपका सुंदरवन। फिर हमारा है बिहार, बिहार में है पूर्वी चंपारण। उत्तर प्रदेश का मथुरा है, एमपी का है मुरैना जिला, और राजस्थान का है भरतपुर जिला। तो इन 5 राज्यों के इन स्थानों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी नाफेड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये कृषि मंत्रालय के अधीन है। मुख्यालय इसका आपको दिल्ली में मिल जाएगा, और अध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत की कौन सी फिल्म 2021 के अकादमी अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? तो ये फिल्म है जल्लीकट्टू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अकादमी अवार्ड जिन्हें हम लोग ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, तो 2021 के जो आपके ऑस्कर अवार्ड्स होंगे इसमें से भारत की एक फिल्म है जो कि ऑफिशियली एंट्री पा चुकी है, यानी कि आधिकारिक तौर पर इसकी एंट्री हो गई है। फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू, और जल्लीकट्टू के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हमारे यहाँ पर जानवरों का एक खेल है। कहाँ का? जानवरों का एक खेल है। तो मलयालम भाषा की फिल्म है जल्लीकट्टू, जो कि 93वें अकादमी अवार्ड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित की गई है। अगर आपको याद हो तो 2019 की बात है, 2019 के जो हमारे अकादमी अवार्ड्स थे उसमें गली बॉय मूवी नामित की गई थी। किसमें? इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। हालांकि पुरस्कार किसे मिला था? तो पुरस्कार मिल गया था पैरासाइट को। बाद में गली बॉय इससे बाहर भी हो गई थी। उसी प्रकार से जो 60 डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी थी उसमें नामित हुई थी मोती बाग। मोती बाग क्या थी? तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्री थी उत्तराखंड के एक किसान के ऊपर, ये भी नामित की गई थी। तो दोनों में से कोई भी मूवी यहाँ पर कोई पुरस्कार नहीं जीती थी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में जल्लीकट्टू फिल्म को नामित किया गया है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो लीजो जोस पेलिसरी, ये निर्देशक हैं जल्लीकट्टू फिल्म के। तो आपको फिल्म के साथ साथ निर्देशक का नाम भी यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे हमारे देश में सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार जीता किसने था? तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि भानु अथैया, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उनको गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ खाद्य व पोषण सुरक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है राजस्थान राज्य की सरकार के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब संयुक्त राष्ट्र के मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कई बार बता चुका हूं कि कुल मिलाकर के 17 गोल्स रखे गए हैं और इन सभी को अचीव करना है 2030 तक।
तो इसी में से जो हमारा एक दूसरा गोल है, इसमें आपका आता है खाद्य सुरक्षा और पोषण, यानी कि फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। तो पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है। अब विश्व खाद्य प्रोग्राम का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम में। अध्यक्ष इसके हैं डेविड बेजले, और इसका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ष 2020 का जो शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वह मिला है किसे? तो ये मिल गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को। तो इसीलिए इसका नाम, इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष कौन है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने न्यूज़ में अभी सुना होगा कि जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो वहाँ के शेख हैं यूएई के, उनको भी 2021 के नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया जा चुका है। राजस्थान राज्य की बात हुई है तो राजधानी इसकी जयपुर में है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा जोधपुर में, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राष्ट्रीय पार्क आपको कई सारे मिलेंगे, जैसे कि सरिस्का है, केवलादेव है, रणथंभौर है, रेगिस्तान और मुकुंदरा हिल यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। टाइगर रिजर्व भी आपको 3 मिल जाएंगे, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और आपका है रणथंभौर। 2 आपको रामसर स्थल भी मिलेंगे, तो एक है सांभर झील और एक यहाँ पर है केवलादेव। अगला प्रश्न है, जेम्स ओल्फोंसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वर्ष 1995 से, यानी कि 1995 से लेकर के 2005 तक, इसका मतलब ये हुआ कि 10 सालों तक ये विश्व बैंक के अध्यक्ष रहे थे और अब इनका निधन हो गया है। तो विश्व बैंक की बात हुई है तो आप ध्यान रखेंगे कि स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। और विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा होता है अमेरिका से। तो चाहे हम जेम्स ओल्फिंसन की बात करें या फिर डेविड माल्पस की बात करें, ये सभी हैं यूएसए से। और बात हुई है वाशिंगटन डीसी की, तो आप ध्यान रखेंगे कि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और नासा का भी मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी यहाँ पर नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हरपाल सिंह जी की बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग बीआरओ के नाम से जानते हैं, उसी के डायरेक्टर जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। तो अब इनको यहाँ से ट्रांसफर करके भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, एलजी हरपाल जी इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं हमारे भारतीय सेना के। अब जाहिर सी बात है कि बीआरओ के ये महानिदेशक थे, तो इनका पद अब खाली हो गया, तो इस पद पर नियुक्ति कर दी गई है मेजर राजीव चौधरी की। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि मेजर राजीव चौधरी जी अब बीआरओ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, यानी कि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये कुल मिलाकर के री इन्वेस्ट समिट का तीसरा संस्करण था, जो कि वर्चुअली आयोजित किया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं आर.के. सिंह जी, उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सम्मेलन में मुख्य रूप से इसके ऊपर चर्चा की गई कि नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य में स्कोप क्या है और किस प्रकार से दुनिया के सभी देशों को मिलकर के इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो 75 देशों के ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए थे। थीम इसकी आपको ध्यान रखनी है, तो थीम इसकी है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि जो भी सतत ऊर्जा है उसके संक्रमण के लिए, यानी कि ट्रांजिशन के लिए किस प्रकार से नवाचार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में
तेल व प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम लोग ONGC के नाम से जानते हैं, इसने किस राज्य में तेल और गैस के भंडार की खोज की है? तो इसने की है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पश्चिम बंगाल राज्य में कहाँ पर की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में आपको मिलेगा एक जिला जिसका नाम है 24 परगना। ध्यान रखिएगा, ये एक जिला है। 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक जिला है और 24 परगने जिले में आपको मिलेगा अशोकनगर, जहां पर ONGC के द्वारा एक तेल और गैस के भंडार की खोज की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग ONGC की बात करते हैं तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। स्थापना हो गई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशि शंकर जी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में एग्जिम बैंक्स ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है डॉक्टर एडम याओ लियू को। क्या नाम है? डॉक्टर एडम याओ लियू को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ का एग्जिम बैंक है, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या फिर आयात निर्यात बैंक के नाम से जानते हैं, उसी के MD हैं डेविड रॉस किन्हा जी। तो डेविड रॉस किन्हा जी के द्वारा जो 10वां वार्षिक ब्रिक्स फाइनेंशियल फोरम हुआ था, उसी के दौरान डॉक्टर एडम याओ लियो को यह पुरस्कार दिया गया। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डॉक्टर एडम याओ लियो को पुरस्कार मिला है। किस लिए ये पुरस्कार मिला है? तो इन्होंने PhD के लिए एक थीसिस लिखा था, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी आपको ब्रिक्स के बारे में पता ही होगा कि ये जो विकासशील देश हैं दुनिया के, उनका संगठन है, जिसमें आपको ब्राज़ील मिल जाएगा, रूस मिलेगा, इंडिया है, चाइना है और है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए नामित किया गया? तो यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ है विराट कोहली का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ICC के अवार्ड्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मुख्य रूप से दो पुरस्कार आपको ध्यान रखना है कि ICC के द्वारा वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है पुरुषों की श्रेणी में, उसे दिया जाता है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होती है पूरे वर्ष की, उसको दिया जाता है रचल हे हू फ्लिंट अवार्ड। तो यहाँ पर अभी जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको पहले नामित किया जाता है, उसके बाद में एक जूरी होती है और उस जूरी के द्वारा यहाँ पर विजेता खिलाड़ी की घोषणा की जाती है या फिर उसका चयन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कप्तान है विराट कोहली, ये इस समय ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC ODI प्लेयर और ICC T20, इन तीनों के लिए नामित किए गए एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो महिलाओं का जो रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड है, इसमें हमारे देश की मिताली राज नामित की गई हैं और इस बार का जो यहाँ पर विजेता होगा उसके चयन में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि विजेता के चयन में पहली बार जो 10% वोटिंग है वह ऑनलाइन होगी, यानी कि इसमें जो भी फैन है वो भी अपने पसंदीदा खिलाड़ी को वोट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। जैसे कि अगर हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रविचंद्रन अश्विन भी हैं, विराट कोहली हैं, जोए रूट हैं इंग्लैंड वाले, कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, एवी डिविलियर्स हैं दक्षिण अफ्रीका के और है केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान। तो ये 7 लोग नामित किए गए हैं सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए, जो कि पुरुषों की श्रेणी में मिलता है। और वहीं पर रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, मैग लैनिंग हैं, एलिस पेरी हैं, मिताली राज हैं, सारा टेलर जो इंग्लैंड के हैं संन्यास ले लिया है, स्टायरिन टेलर हैं। तो इन सभी को यहाँ पर नामित किया गया है। अब विजेता कौन होगा? तो विजेता का नाम उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में 2019 के विजेता का नाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी GCNEP को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये साझेदारी भारत ने बढ़ाई है अमेरिका देश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मामला है क्या? तो बात है 2010 की। 2010 में भारत और अमेरिका के बीच में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप हुई थी और इसके अंतर्गत दोनों देशों ने ये कहा था
कि जो भी नाभिकीय ऊर्जा होती है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है, उसका किस प्रकार से पीसफुल तरीके से हम लोग यूज करें, उसके लिए हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये समझौता हुआ था 2010 में। और उसी के बाद में भारत सरकार के द्वारा अमेरिका के सहयोग से हरियाणा का जो झज्जर जिला है, यहाँ पर ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। तो एक बार फिर से जो 10 वर्ष का समय था वह समाप्त हो गया। तो अब भारत और अमेरिका की जो सरकार है उसके द्वारा इस साझेदारी को अगले 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये जो साझेदारी है वह 2020 से लेकर के 2030 तक चलेगी। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। बाकी आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। हमारे इस समय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो इनके द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जो भी हमारे देश के स्कूल हैं उनके लिए फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा अयोध्या जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। और अयोध्या में जो हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने को अब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ये प्रश्न हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस समय यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो अब उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसने यहाँ पर मंजूरी दी है। अब ये प्रस्ताव जाएगा हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बाद में, और उनकी संस्तुति के बाद में जो अयोध्या हवाई अड्डा है इसका ऑफिशियल नाम भगवान राम जी के नाम पर रख दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ पर अभी पाकिस्तान और इटली के जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा खुदाई की जा रही थी। तो पाकिस्तान का जो पख्तून वाला प्रांत है उसमें स्वात जिला है जहाँ पर भगवान विष्णु के 1300 वर्ष पुराने मंदिर की खोज की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश के जो इस समय सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अभी ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विनय सीतापति जी ने। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, और सही उत्तर देने में आपको मेहनत भी नहीं करनी थी क्योंकि नीचे इसका नाम लिखा हुआ था। किसने? विनय सीतापति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और अभी आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस पुस्तक के बारे में पूछा गया था। क्या नाम है पुस्तक का? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जिसे लिखा है तमोल बंदोपाध्याय जी ने, और ये पुस्तक ऑलरेडी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है किसी प्रश्न में या कोई भी टर्म समझ में नहीं आता है तो वह आप कमेंट में जरूर पूछा करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं वह लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को ग्रैब करें, यानी कि सभी चीज़ को वह अच्छे से समझें। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कंटेंट दे सकूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वह आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सवाल है उसका उत्तर जरूर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।